अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं उर्दू का सबक नंबर 3 जिसका नाम है अफसाना इबरत, इसका पार्ट नंबर 3 लेकर आपके पास हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, इस लेसन के पहले पार्ट में हमने आपको अफसाना के ऊपर जो नोट है वो पढ़ाया है, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने आपको जो मुंशी प्रेमचंद थे उनके हालात ज़िंदगी के ऊपर वीडियो बनाया है। तीसरा वीडियो जो है इसका आज अफसाने की डिटेल यानी कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ हम आपको ये लेसन आज समझाएंगे, और इसका जो आखिरी वीडियो आएगा वो इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आएगा। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें। और कहीं से अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और इंशाल्लाह हम आपकी हर कोई मदद जो है वो करने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का जो अपना सबक है अब शुरू करते हैं। इबरत होता है नसीहत पकड़ना या इबरत हासिल करना, ठीक है बच्चों, या सबक लेना किसी काम से, ठीक है बच्चों। तो इसी के आधार पर एक अफसाना लिखा है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। अब इस अफसाने की हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये एक अफसाना जो है इसकी कहानी किस तरह से बयान की गई है। प्यारे बच्चों, पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मदरसी तो कर ली थी, मगर हमेशा पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। प्यारे बच्चों, पंडित चंद्रधर पेशे से एक उस्ताद होते हैं और एक मिडिल स्कूल में जिसे हम कहेंगे उस्ताद तैनात होते हैं, मगर हमेशा ये पछताया करते हैं नाहक इस मुसीबत और इस जंजाल में आ फंसे। वजह उसकी ये होती है कि वो अपने पेशे से उकताए हुए होते हैं, वो उनको मज़ा नहीं आता है इस काम से, क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम मिलता है। अगर कहते हैं कि अगर किसी और सेगे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे भी होते और आराम से ज़िंदगी बसर भी हो रही होती। और ये कहते हैं कि अगर किसी और महकमे में होते, किसी और महकमे में मुलाजिम होते तो अब तक हाथ में पैसे 4 भी होते और आराम से ज़िंदगी भी बसर हो रही होती। और इसके बाद कहते हैं कि यहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं, और पूरा 1 महीना इंतज़ार करने के बाद बड़ी मुश्किल से 15 रुपये जो हैं उनको तनख्वाह माहाना जो है वो मिलती थी। वो भी इधर आए उधर गायब, वो भी पैसे पता ही नहीं चला था कि कब इधर से आते थे उधर से गायब हो जाते थे। ना खाने का सुख, ना पहनने का आराम, ना ही अपनी मर्ज़ी का कोई खाना वो खा सकते थे, ना ही कुछ पहन सकते थे, क्योंकि बहुत कम और अलील जो कई आमदनी थी इससे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। उनके पड़ोस में 2 आदमी रहते थे, एक ठाकुर अतिबल सिंह, एक जो थे वो ठाकुर अतिबल सिंह थे हेड कांस्टेबल, दूसरे मुंशी बेजनाथ सियाह नवीस, और दूसरे मुंशी बेजनाथ थे जो सियाह नवीस हैं। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा न थी, और ये जो दोनों आदमी थे इनकी जो तनख्वाह थी वो मुंशी जी से किसी भी तरह ज़्यादा न थी, बहुत कम तनख्वाह लेते थे, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरती थी। तब भी जो उनकी ज़िंदगी थी बड़े आराम से कटती थी। शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले आते। ये लोग जब शाम को कचहरी से वापस आया करते थे तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेकर आते थे। दोनों साहिबों के पास खिदमतगार थे, घर में कुर्सियाँ, मेज़, फ़र्श सभी सामान मौजूद था। तो इनके घर में ज़रूरत का सारे सामान जैसे कुर्सी है, मेज़ है, फ़र्श है, मैटिंग वगैरह जो है अच्छे से डाला हुआ था और अच्छे से मौजूद था। सारे मोहल्ले के में उनका रुग़ब गालिब था। उन्हें आते जाते देखकर बनिए जो थे उठकर सलाम करते। दुकानदार जो थे जब भी वो आते पूरे मोहल्ले में उनका दबदबा था, और आते जाते लोग जो थे वो उठकर इनको सलाम करते। बनिए से मुराद होता है दुकानदार, जो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता था कि इनसे कोई भी जब काम पड़ेगा तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। उनके लिए बाज़ार में ख़ास नरख थे। नरख से मुराद होता है बच्चों कीमत। ये जो दोनों आदमी थे इनके लिए बाज़ार में एक ख़ास तरह की रेट लगी होती थी, क्योंकि लोगों को भी मालूम होता था कि ये कचहरी और पुलिस वाले हैं तो कोई ना कोई काम तो इनसे निकल ही आता है, इसलिए उनको कम पैसे में चीज़ें जो हैं बाज़ार से बड़े आसानी से मिल जाती थी। आने सेर की चीज़ टके सेर पर मिल जाती थी। मुराद इससे है कि ज़्यादा कीमत वाली चीज़ जो थी वो कम कीमत में बड़ी आसानी से उनको मिलती थी। लकड़ी ईंधन मुफ्त, शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता था। लकड़ी तो ईंधन जो है काटने की लकड़ी या बाकी ज़रूरत का सामान अक्सर तो उनको फ्री ही मिल जाता था, और उनके शाम सवेरे उनके घर में आदमी जो थे वो लगे रहते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग जमा रहते थे। पंडित जी उनकी ये ठाठ बाट देखकर कड़ते। पंडित जी जो थे बेचारे उस्ताद, ये इनके अपने हमसायों की ये ठाठ बाट देखकर कड़ते और अपनी तकदीर को कोसते, और कहते अपनी तकदीर को कोसते। इल्म और लियाकत में वो लोग उनके पासिंग भी न थे, यानी कि इल्म के हिसाब से या उनकी एजुकेशन के हिसाब से ये दोनों आदमी जो थे वो उनके करीब भी न थे। उन्हें इतना इल्म भी न था कि ज़मीन सूरज के गिरद घूमती है या आफताब ज़मीन के गिरद। ये वो लोग थे यानी कि जिनको इल्म का कोई ख़ास
जो नॉलेज था उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। उनको इतना भी नहीं मालूम था कि सूरज जो है ज़मीन के गिरद घूमती है या आफताब ज़मीन के गिरद। वैसे आप बताओगे कि क्या क्या होता है, कमेंट में मैं इंतज़ार करूँगा इस क्वेश्चन का कि मैं देखता हूँ आपको कितना याद है। ठीक है बच्चों, शाबाश। ताहम वो चैन करते थे और लोग कभी कभी अज़राहे और आराम से ज़िंदगी भी बसर करते थे। हालांकि उनको ये सारी चीज़ें मालूम नहीं थी, फिर भी बड़े आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो लोग कभी कभी अज़राहे तुरहम पंडित जी के साथ हमसायगी के हक अदा किया करते थे। प्यारे बच्चों, अज़राहे तुरहम का मुराद होता है तरस खाकर। ठीक है, वो लोग कभी कभी जब इसकी हालत बड़ी बुरी देखते पंडित जी की तो हमसायगी का हक अदा करते। कभी सेर आज सेर दूध भिजवा देते, कभी तरकारियाँ, मगर ये कभी कभार कुछ चीज़ें तरकारियाँ सब्जियों को कहा जाता है दूध बेच देते, कभी कभी बाकी चीज़ें भी बेच देते। मगर उसके एवज़ जो है पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। तो लेकिन ये फ्री में नहीं था, उसके बदले में मुंशी जी को, ये जो हमारे पंडित जी हैं, इनको इनके मुंशी जी के 2, मुंशी जी के 3 और ठाकुर जी के 2 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब फरमाते पंडित जी ये लड़के हर दम खेला करते हैं, और जो ठाकुर जी थे वो फरमाते कि पंडित जी ये लड़के तो 24 घंटे खेला करते हैं, हर रोज़ खेलते रहते हैं, ज़रा इनकी तंबी, ज़रा इनको गुस्सा करो, ज़रा इनको शरारत करो। मुंशी जी कहते ये लोंडे आवारा हो जाते हैं। जो दूसरे मुंशी जी थे वो कहते थे ये लोंडे बड़े आवारा हो गए हैं, ज़रा इनकी निगरानी किया कीजिए, ज़रा थोड़ा बहुत इनको देखभाल कर लें, इनकी निगरानी कर लें। ये फरमाइश ऐसे मुरबियाना लहजे में की जाती थी गोया पंडित जी उनके ज़रे ख़रीद ग़ुलाम हों। तो प्यारे बच्चों, ये जो आर्डर वो निकालते थे मुंशी जी और ठाकुर जी, जो आर्डर निकालते थे वो इस तरह से बोलते थे जैसे उन्होंने पैसे दे के पंडित जी को ख़रीद लिया हो। ज़रे ख़रीद ग़ुलाम होता है एक ऐसा ग़ुलाम जिसकी कीमत लगाई हुई हो, जो आपका मुकम्मल तौर पे नौकर हो, उसको आप सैलरी नहीं बल्कि वो अपने उसका एक 1 टाइम पेमेंट करके उसको ख़रीद लिया हो। इस तरह थे। आई बात समझ बच्चों, शाबाश। पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाते मगर उन्हें नाराज़ न कर सकते। पंडित जी अब इनकी ये आर्डर देखकर बड़ा दिल में तकलीफ़ होती उनको, मगर क्या करते, हमसायगी का हक था और बाकी चीज़ें भी थी तो कुछ बोल ना पाते। लेकिन दिल में बड़ा दुख होता, चुभन होती है इनको। इनकी बदौलत कभी दूध के दर्शन हो जाते थे। महज इतना ही नहीं, वो बाज़ार से ख़ास नरक पर जिन्स लाते, इसलिए बेचारे इस तहकम को जहर के घूंट की तरह पी लेते थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ भी थी कि क्योंकि वो बाज़ार से ऑलरेडी ख़ास नरख पे उनको जिनस वगैरह जो था वो मिल जाता था, इसलिए बेचारे इसको, इस तहकम को, इस काम को जो है जहर के घूंट की तरह पी लेते थे। मतलब था इनको आइडिया बुरा ही लगता था, लेकिन मजबूर थे, क्या करते। खैर, घर के लवाजमात जो होते हैं और घर की जो अखराजात होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं। ठीक है बच्चों, उन्होंने इस सेगे से निकलने के लिए कोई बात उठा ना रखी थी। इस पेशे से निकलने के लिए पंडित जी ने बहुत कोशिशें की। ठीक है, कि मैं किस तरह से किसी और डिपार्टमेंट में चली जाऊं, यहाँ से रिश्वत वगैरह हो, ऊपर की कमाई हो और मैं आसानी से पैसे वगैरह जो है वो हेंट सकूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल उनके लिए कभी नहीं हुआ। दरख्वास्तें दी। अब उन्होंने इस काम के लिए क्या क्या ऑप्शंस किए, उन्होंने दरख्वास्तें दी। ठीक है, अफसरों की खुशामद की, अब बड़े बड़े ऑफिसर्स को खाना वाना खिलाया, थोड़े बहुत पैसे वैसे भी दिए। ठीक है, मगर मुराद पूरी ना हुई, मगर किसी भी तरीके से किसी और डिपार्टमेंट में न चले जा सके। हाँ, इतना था कि इस बददिली का असर अपने मनसबी कामों पर न होने दिया। हाँ, इतना ऑप्शन, ये यहाँ से अच्छाई बयान करता है कि पंडित जी जो थे ये एक अच्छे इंसान थे। हाँ, इतना था कि बददिली की वजह से, इस परेशानी की वजह से अपने बच्चों को या अपने पढ़ाने के अंदाज़ को या इस असर को कभी दिल से अलग नहीं किया। पढ़ाते वो बड़ा शानदार थे और बड़ी मेहनत से, बड़ी दिलचस्पी से अपने बच्चों को तालीम दिया करते थे। तालीम में गफलत न करते, दिल लगाकर पढ़ाते, इससे उनके अफसर खुश होते, साल में कुछ इनामात दे देते। और तालीम में गफलत बिल्कुल ना करते थे, बड़े प्यार से पढ़ाते और उनके अफसर खुश होकर साल में कुछ इनामात देते थे। और तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख़ास ख्याल रखते, और जब भी तरक्की वगैरह का मौका मिलता तो उनका ख़ास ख्याल रखते। लेकिन इस सेगे की तरक्की ओसर की खेती है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इस सेगे की तरक्की, जिसे हम कहें कि बंजर ज़मीन में खेती करने के बराबर है। तो बंजर ज़मीन एक ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे कोई फसल जो है वो उग नहीं सकती। तो ईमानों की ये वैसी ही थी, बहुत कम होती है उस्ताद के पेशे में। पहले ज़माने की बात है, अब तो उस्ताद अच्छी खासी सैलरी लेते हैं और उसके बरक्स जो है काम बहुत कम करते हैं, ये बात मैं कहूँगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी सैलरी का सही भरपूर इस्तेमाल करें और बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जो उनका मुस्तकबिल रोशन कर सके और उनके काम आ सके, उनको दीनी और दुनियावी दोनों इल्म में आगे तक ले जाए। ये हमारा फ़र्ज़ है, चाहे हम लॉकडाउन में घर बैठे हों या हम स्कूल में अपने काम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हों। हमारा एक ही काम होगा कि हम इस काम को बड़ी मेहनत से करें। ठीक है बच्चों,
बड़े बाग से खास लगती थी, मतलब बड़ी किस्मत वालों को भी ये खास लगती थी, ये जो मेहनत थी, ये जो इस जगह की तरक्की थी। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे, वो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो पंडित जी से थोड़ा बहुत खुश रहते थे वहाँ। लेकिन और मदरसे के लड़के तो उन पर जान छिड़कते थे, जिसको हम कहें कि ये तो उस्ताद पे है ही बच्चों का, अगर उस्ताद अच्छा हो तो ओब्वियसली बच्चे उसके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं स्टूडेंट से भी, अगर आप स्टूडेंट हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों याद रखना मेरी एक बात, जो भी बच्चे उस्ताद की खिदमत करते हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को कामयाब व कामरान करता है। अपने उस्ताद का कभी दिल ना दुखाएं, चाहे उस्ताद कैसा भी हो, लेकिन उस्ताद की हमेशा और हमेशा इज़्ज़त किया करें। प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई आकर उनका पानी भर देता, कोई आकर उनका पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पानी भर देने का यहाँ क्या मुराद है प्यारे बच्चों, तब वाटर सप्लाई का सिस्टम नहीं था उस ज़माने में, तो कुछ लोग आके किसी मटके में रखा जाता था पानी, जहाँ से सुबह के टाइम या बाद में पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो कुछ लड़के आते थे और उनका जो ये घर का पानी वगैरह होता वो ये भर जाते थे। उनकी बकरी के लिए कोई पत्ते वगैरह पेड़ से तोड़ लाता। पंडित जी इस बात को गनीमत समझते थे, और पंडित जी इसी बात को गनीमत यानी कि अपने लिए ये काफ़ी है, इतना हो जाता है, दैट्स इनफ, हाँ, ये वाला सोचकर छोड़ देते थे। आई बात समझ बच्चों। अगला पेरा है, एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा की सलाह की। एक बार ऐसा हुआ कि जो मुंशी जी थे सियाह नवीस और ठाकुर साहब, ठीक है बच्चों, दारोगा जी, इन्होंने अयोध्या की यात्रा की सलाह की, अयोध्या मंदिर जाने की सलाह की, ठीक है बच्चों। तो ये इन्होंने क्या काम किया, ठाकुर जी से भी बात की और दोनों से बात की, और इन्होंने एक प्लान बनाया कि वो अयोध्या की यात्रा पे जाएंगे, ठीक है। सफ़र होता है, एक मज़हबी सफ़र होता है हमारे हिंदू भाइयों का। दूर का सफ़र था, माँ अयाल के जाना चाहते थे, ये दूर का सफ़र था, और माँ अयाल जो था उसके जाना चाहते थे, यानी कि अयाल के साथ। माँ अयाल का मतलब होता है अयाल के साथ जाना। दोनों असहाब ने एक एक हफ़्ते की रुख्सत ली। अब दोनों जो असहाब थे उन्होंने एक एक हफ़्ते की रुख्सत ली और पंडित जी को साथ ले चलने पर मजबूर किया, और इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट से एक एक हफ़्ते की छुट्टियां ले ली और पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप भी हमारे साथ चलिए। ये दुबदुबे में थे, लेकिन जब उन्होंने सफ़र का खर्चा ज़िम्मा लिया तब इनकार की गुंजाइश नहीं रही। अब पंडित जी बेचारे कहने लगे जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। आई बात समझ, बेचारे थे कमज़ोर ही, तो ये बेचारे अभी इस दुबदुबे में थे, जाना जाऊँ या ना जाऊँ, पैसे नहीं है, ये है। लेकिन जब उन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं है, सफ़र का जो खर्चा होगा वो हम उठाएंगे, तब इनकार की तो गुंजाइश बनती नहीं थी, ठीक है। शराब शिकवे तो चमोत, तो ये बात याद रखनी है, फ्री का माल है, कोई भी उड़ा सकता है। तो उस्ताद है, ठीक है, तो उसने भी ले लिया, कहा कि हाँ ठीक है हम भी चलेंगे। अयोध्या की यात्रा का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों कर रुकते बिल्हौर के। तो ये अयोध्या का यात्रा और एक मज़हबी यात्रा थी उन दोनों के लिए, उनके लिए, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं रुकूं। बिल्हौर से, ये शहर जो है बिल्हौर में रहते थे, और 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी, और रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, इसलिए सरे शाम ही स्टेशन पर आ गए, और शाम के वक्त ही स्टेशन पर आ गए। यहाँ आज मेले के सबब बड़ी भीड़ थी, यहाँ मेला होने की वजह से ज़बरदस्त भीड़ थी, ठीक है बच्चों। और ये जब रात को गाड़ी छूटने का मुराद है, ट्रेन छूटने का टाइम जो रात के 1 बजे था। आसमान पर काली घटाएं जो थी वो छाई हुई थी, थोड़े बादल छाए हुए थे, इसलिए वो सभी लोग शाम पर ही स्टेशन पर आ गए। यहाँ आज मेले की सबब बड़ी भीड़ थी, मेले की वजह से ज़बरदस्त भीड़ थी। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी आती है, अगर आपने सफ़र किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लोग धक्का देकर लोग एक दूसरे के ऊपर से होते हुए ट्रेन में घुस जाते हैं। कोई आगे गया, कोई पीछे, कोई आगे गया और कोई पीछे। पंडित जी और ठाकुर साहब जो थे आगे निकल गए, मुंशी जी पीछे रह गए। अब कोई किसी डब्बे में गया, कोई किसी डब्बे में गया। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता है, अलग अलग डब्बों में जा बैठे। इस आफत में अब कौन किसका रास्ता देखता, सभी लोग अलग अलग डब्बों में जाकर बैठ जाते हैं। आई बात समझ बच्चों, शाबाश। जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे, उनमें 2 बैठे थे, 2 लेटे थे, ठीक है बच्चों। जिस कमरे में अब ये ठाकुर और पंडित जी घुसते हैं तो उस कमरे में सिर्फ 4 आदमी बैठे थे, उनमें 2 बैठे हुए थे और 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करहत लहजे में कहा, उठो बैठो जी, उठ बैठो जी। करहत लहजा होता है गुस्से से, सुना पाई ये थान, लेकिन यहाँ पे कोई थाना नहीं था, ये तो मार नसमुहिन नफर। देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं, क्या कह रहा है, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर जो था वो लेटे हुए बोला, क्यों उठ बैठे जी, क्यों तुम्हारे बैठने का हमने ठेका ले रखा है, ठीक है, ठेका लिया है क्या तुम्हारे बैठने का, ठीक है। ठाकुर साहब, क्या हमने किराया नहीं दिया है। ठाकुर साहब ने कहा, क्या हमने किराया नहीं दिया। मुसाफिर, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। दोपनस ये मस्किराए शुद्ध गस्त इमसेनिश तो फिक्रे, शाबाश। आगे जब हम बढ़ेंगे
तो मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा मज़ाहियापन दिखाएं ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो जाएं। लेसन बड़ा है और हम एक ही वीडियो में सारे लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठाकुर आपस जवाब देते हैं, ज़रा होश से बातें करो, इस डब्बे में 10 आदमियों के बैठने की जगह है। ठाकुर पैठ पुल्स बोल, ठीक, समझ सकते हो आप, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बोलता है आपको, ज़रा होश में बात करो, इस डब्बे में तो 10 आदमी बैठने का हुक्म है। मुसाफिर, ये थाना नहीं है, ज़रा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। हो तो वापस दुबनस, ये थाना नहीं है, ज़रा ज़बान को अपनी संभाल कर बात करो, नहीं तो हड्डियाँ अभी टूटेंगी। ठाकुर ने गौर से देखा तो पूछा, कौन हो? ठाकुर ने गौर से देखा तो कहा कि कौन है हज़रत आप? ठीक है, ऐसे क्यों कह रहे हैं हमको? मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फ़रोशी का इल्ज़ाम लगाया था और जिसके दरवाजे से आप 25 रुपये लेकर टले थे। आप सोचो कितनी बड़ी रिश्वत ली है। उस्ताद पंडित जी के 15 रुपये माहाना सैलरी है, उसके हिसाब से आप देख लो इसने 25 रुपये की इससे रिश्वत ली है, तो सैलरी का वो मतलब रिश्वत देने का लेवल कितना हाई है। तो ये वो तो मुसाफिर ने इसने वापस जवाब दिया कि भाई आपने जो मुझ पर खुफिया फ़रोशी को मतलब खुफिया फ़रोशी से मुराद होता है छुपा कर बेचना, कोई चीज़ स्मगल करना, जिसे हम कहेंगे स्मगलिंग के किसी केस में उनको अंदर करके उनसे 25 रुपये लेकर ही कह रहा है कि हमने छोड़ा था। ठाकुर, आहा, अब पहचाना। ये तो तुम, हाँ ठीक है, अब तो मैं पहचान गया तुम्हें, मगर मैंने तो रियायत की थी, रियायत को तुम में नरमी करे तुम तो, मैंने तो थोड़ी बहुत नरमी की थी। अगर चालान कर देता तो सज़ा याब हो जाते, कि अगर तुम्हारा चालान कर देता तो तुम सज़ा याब हो जाते। मुसाफिर, मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की है, अगर धकेल देता तो तुम गाड़ी से नीचे चले जाते। वो तो वापस कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ, इसने कहा कि मैंने भी तुम्हारे साथ रियायत की है, अगर रियायत ना करता तो मैं दबाकर तुमको गाड़ी से नीचे भी फेंक सकता था। ठीक है। दूसरे लेटा हुआ मुसाफिर ज़ोर से कह कहा मारकर हंसा और बोला। दूसरा बंदा इधर सोया हुआ है, वो भी उठता है, हंसते हुए कहता है, क्यों जनाब दारोगा जी, मुझे क्यों नहीं उठाते? बोल रहा है कि मुझे भी उठाओ। दूसरा बंदा बोल रहा है, ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो गए थे, मगर उस वक्त बुरे फंसे थे। ठीक, ठाकुर साहब जो थे वो तो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, हालांकि वो मजबूत आदमी थे। पुलिस बोलो पुलिस वाले डिपार्टमेंट में था, मजबूत भी तो होता ही, लेकिन वो दोनों कवि हैकल थे। वो भी कवि हैकल से मुराद होता है अच्छी ताकत रखने वाले, भारी भरकम जिस्म वाले थे। ठीक है बच्चों, तो वो भी थे, यहाँ से अकेले थे, सख्ती से काम न लेते तो देखकर मुलायमत से बोले। अब सख्ती से सोचा दोपन, अगर मतलब ये इनसे मैं बहुत चिल्लाकर बात करूँगा तो ऑब्वियसली ये दो बंदे हैं और मुझे मारेंगे। तो उसने बड़े आराम से कहा, आप तुम ही उठ जाओ भाई, संदूक बेंच पर रखा है, इसे नीचे रख दो, बस जगह हो जाएगी। दोपन आपने जो संदूक है अपना, जो ये बैग वगैरह है, ये आपने रखा हुआ है इसके ऊपर, आप अगर इसको नीचे रख देंगे तो ऑब्वियसली जगह जो है हमारे लिए भी बन जाएगी। ठीक है बच्चों। मुसाफिर, और आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाएं? मुसाफिर ने अब जवाब दिया इसको वापस कि आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाते, इसमें कौन सी मशीयत मारी जा रही है? तुमने, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, आपकी कौन सी बुजुर्गी कम हो जाएगी? मशीयत से मुराद होता है बुजुर्गी, तो मन कम स्टार वसना, जिसको हम कश्मीरी में कहेंगे। तो कहा आप ही नीचे बैठ जाओ, ये थाना थोड़ी है कि रोब में फ़र्क आ जाएगा, तुमने ये थाना थोड़ी है कि आपके वैल्यू में, आपकी कदर में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। तो ठाकुर, क्या तुम्हें भी मुझे कुछ से ये वो तस्वाब है? तो आप क्या, अब आपको मुझसे भी कोई अदावत है? मैंने तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, तो मैंने तो अब तक आपकी सूरत भी नहीं देखी है। मुसाफिर, आपने मेरी सूरत ना देखी होगी, लेकिन आपके डंडे ने ज़रूर देखी है। तो आपके सूरत तो नहीं देखी है, लेकिन आपके डंडे ने सूरत ज़रूर देखी है। इस मेले ने आपने मुझे कई डंडे रसीद किए थे, उस वक़्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फ़ौज थी, मैं मार खाकर ज़ब्त कर गया, लेकिन ज़ख़म अभी दिल पर ताज़ा है। तो इसी मेले में आपने मुझे डंडे बहुत सारे बरसाए, तो मतलब लोहीमुत में, लेकिन मेरे साथ उस वक़्त आपके साथ कांस्टेबलों की एक फ़ौज थी, तो उस वक़्त आप बहुत सारे लोग थे, मैं मार खा कर ज़ब्त कर गया, मैं कुर्बरदाशी, लेकिन ज़ख़म अभी दिल पर ताज़ा है, लेकिन ज़ख़म जो है अभी तक दिल पर ताज़ा है, उसकी दवा की तलाश उसी दिन से कर रहा हूँ। तो उसी दिन से मैं सोच रहा हूँ कि कब तुमसे मुलाकात होगी। आई बात समझ बच्चों? बारे आज मौका मिला है, मैं भी ठाकुर हूँ, आपसे इज़्ज़त में, हैसियत में, ख़ानदान में हेटा नहीं। और कहने लगा कि भाई मैं भी ठाकुर ही हूँ और आज मौका भी मिला है, आपसे इज़्ज़त में, हैसियत में, लेवल के हिसाब से, ख़ानदान छोटा नहीं है आपसे, किसी भी। तो हेटा से मुराद होता है कम, हेटा से मुराद होता है कम नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, शाबाश। वरना शायद मेरे सर पर शैतान सवार हो जाएगा। दोपन खामोश बैठ जाओ, आप चुपचाप करके बैठ जाओ, वरना मेरे सर पर शैतान जो है वो सवार हो जाएगा। पंडित जी अब तक खामोश थे, दिल में कांप रहे थे कि कहीं मार पीट न हो जाए तो गेहूं के साथ गन भी पिस जाए।
पंडित जी जो थे थोड़ा बहुत परेशान थे, वो सोच रहे थे, दिल में डर भी रहे थे कि दुपनस अगर इसको मार पड़ी तो साथ में मुझे भी पड़ जाएगी। यही है, गेहूं के साथ घन भी पिस जाने का मुराद यही है कि इसके साथ मुझे भी मार पड़ जाएगी। मौका पाकर उठकर साहिब को समझाया। ठाकुर ने तरा देने की खैरियत समझी। अब ठाकुर भी समझ गया कि दुपन बेहतर छुप करती बेहोन नत पेन शॉर्टस पोजार, तो ये रीज़न था कि वो भी चुपचाप करके बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, जो ही तीसरा स्टेशन आया उन्होंने इस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला। अब तीसरे स्टेशन में जैसे इन्होंने कहा अपने बच्चों को निकाला, इन दोनों शैतानों ने उनके असबाब उठा उठा कर फेंक दिए। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे, एक ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे ऊंधे मुंह, मतलब बिठकनी गोई बेचोरा, मुंह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से फरियाद करने दौड़े थे कि इतने में इंजन की सीटी फिर से बज गई, जाकर अपनी जगह बैठ गए। अब इसने क्या किया काम, अब बीवी बच्चों को वहाँ से उतारा, दूसरे डब्बे में बिठाया और चले थे किससे कंप्लेंट करने, जो रेलवे पुलिस होती है उससे कंप्लेंट करते। लेकिन उससे पहले इंजन ने फिर से सीटी बजा दी और जाकर ये अपनी जगह फिर से वापस बैठ गया। उधर मुंशी बैजनाथ इससे बुरी हालत में थे, और जो मुंशी बैजनाथ थे वो इससे भी बुरी हालत में थे। आई बात समझ। सारी रात जागते गुजर गई, ज़रा पैर फैलाने की भी जगह न थी। कंप्लीट जो पूरी रात थी उनको मतलब ऐसी जगह पे गुजर गई जहाँ बहुत सारी भीड़ थी, और साथ में क्या था कि जेब में शराब की बोतल जो है वो रख ली थी। ठीक है, हर स्टेशन पर स्टीम तेज़ कर लेते। स्टीम तेज़ से मुराद है जैसे इंजन में स्टीम इंजन होते थे ट्रेन्स में, तो तेज़ इंजन का तेज़ करना, ये यहाँ से इंजन के ट्रेन से मुराद नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुंशी जी शराब लगातार हर स्टेशन पर दाम दामोस चमान, ठीक है, बचाए। शराब बहुत बुरी बात है। घर में पड़ोस में अगर कोई पी रहा हो तो ऐसे लोगों से दूर रहें और कोशिश करें कि वो किस तरह से इस नशे की हालत में बच जाएं। मामूल से ज़्यादा पी गए और इस तरह से ये हर स्टेशन पर पी रहे थे, और जितनी पीनी चाहिए थे उससे ज़्यादा पी गए। एक तो शराब का नशा, उस पर जगह की तंगी। एक तो शराब का थोड़ा बहुत नशा हो गया और उस पर जगह की थोड़ी बहुत तंगी भी थी। जाए तो उसने क्या, तो हाजमे में फतूर पड़ गया और उसके पेट में गड़बड़ हो गया, जिसे हम कहेंगे कि उनके हाजमे में, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हुई। पेट में दर्द होने लगा और उनके पेट में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे, कहीं हिलने की जगह न थी। बड़ी मुश्किल में आ फंसे, कहीं हिलने जुलने की जगह बिल्कुल न थी। इस हाल के आसार नज़र आने लगे, यानी कि बाहर जाने के, जिसे हम कहेंगे कि बाथरूम टॉयलेट जाने के आसार दिखने लगे उनको। इस हाल से मतलब टॉयलेट वगैरह जाने के आसार दिखने लगे, पेट में ज़बरदस्त मरोड़ फिरने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह ज़ब्त किया, मतलब लखनऊ तक कुछ करके बेचारों ने बर्दाश्त किया, कंट्रोल वंट्रोल करे, ठीक है। लेकिन मगर और आगे चलकर राय ज़ब्त ना रहा। मगर एतपेड़ ब्रूह को नेर है, इसको बिल्कुल भी यहाँ से आगे कोई कंट्रोल नहीं होता है, और एक स्टेशन पर उतर पड़े और मजबूरन उस स्टेशन पर उतर पड़ते हैं। खड़े ना हो सकते थे, ठीक है। ये में जो इसके पेट में जो दर्द था उसकी वजह से ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर ही लेट गए, और जो प्लेटफॉर्म था बाहर उस पर ही लेट गए। बीवी भी घबरा कर उतर पड़ी, और जो बीवी थी वो भी घबरा कर उतर पड़ी। खींच खांच कर इसबाब उतारा, और खींच खांच कर जो था वो असबाब उतारा। जल्दी में ट्रंक उतारना भी भूल गई, और जल्दी में क्या था कि ट्रंक उतारना जो था वो भी भूल गई। दारोगा जी ने ज़मीन पर लेटे देखा तो समझ गए। दारोगा जी जैसे ही उन्होंने देखा कि ज़मीन पर लेटे हुए हैं तो देखा तो समझ गए हज़रत ज़्यादती कर गए हैं। मतलब क्या है कि जैसे ही उन्होंने किसी तरह से प्लेटफार्म पर अपना सामान वामान उतारा, तो जैसे ही किसने देखा, दारोगा जी, पुलिस वो तो जैसे इसने देखा उसको आइडिया हो गया कि ये बहुत ज़्यादा पी गए हैं आज। मुरव्वत ने उतरने पर मजबूर कर दिया, और इसी मजबूरी की वजह से उनको इससे उतरना पड़ा। आई बात समझ, मतलब इसी ज़बरदस्ती की वजह से उनको इसको दारोगा जी को ऑलरेडी आइडिया हो गया कि ये इसी परेशानी की वजह से ही इनको उतरना पड़ गया होगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे थे, कहीं हमें अच्छा ये हो गया था। मुरव्वत ने उतरने पर मजबूर किया, ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे हमने पढ़ना था। सभी ने यही पड़ाव डाल दिया। देखा तो मुंशी जी की हालत अबतर थी। बुखार, तशंज, पेट में मरोड़, कै और दस्त जो थी, बड़ी तशवीश हुई। अब मुंशी जी बेचारे बड़े परेशानी हालत में थे। उनको फीवर भी हो गया था, तशंज भी हो गया था। प्यारे वजह तशंज से मुराद होती है ऐंठन, यानी कि रग जो होती है इंसान की रगें खिंच जाती हैं, ठीक है। बहुत ही सप्रेस्ड हालत में थे। पेट में मरोड़ भी फिरने लगे, ठीक है बच्चों, मतलब पेट में दर्द होने लगा, कै उल्टी वगैरह आने लगी, और साथ में डायरिया जो है वो भी था। बड़ी तशवीश हो गई, बड़ी परेशानी हो गई। स्टेशन मास्टर ने समझा हैज़ा हो गया है, ठीक है बच्चों, हैज़ा एक बीमारी है, अल्लाह बचाए, हर एक फ़र्द को बचा के रखे इस चीज़ से।
और हैज़ा के मरीज़ के पास किसी को नहीं जाने दिया जाता है। इसीलिए हुक्म दिया कि मरीज़ को अभी बाहर ले जाओ और कहा कि इसको फ़ौरी तौर प्लेटफार्म से उठा के बाहर फेंक दो, बाहर रख दो कहीं। दारोगा जी ने हर चंद मिन्नत समाजत की। पुलिस वाला जो था इनके साथ में हमसाया, उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत समाजत की उन लोगों की, मगर उन्होंने एक भी ना सुनी। मजबूरन लोग मुंशी जी को स्टेशन के अहाते से बाहर एक दरख्त के नीचे लाए। अब किसी तरह से जो रेलवे प्लेटफार्म था, स्टेशन था, वहाँ से बाहर ले जाना पड़ा। मुंशाइन रोने लगी, जो उसकी बीवी थी मुंशी की, वो बड़ी रोने लगी। अब हकीम साहब और डॉक्टर साहब की तलाश हुई और उसने क्या किया काम कि हकीम साहब और एक डॉक्टर की तलाश शुरू हुई। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक शफाखाना था, मगर डॉक्टर का काम कंपाउंडर से लिया जाता था। स्टेशन के मुलाजिम जो थे, स्टेशन के मुलाजिमों ने से मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिलोर के ही रहने वाले हैं और वहाँ जो करीब में दवाखाना था वहाँ डॉक्टर तो नहीं था, बट डॉक्टर का काम एक कंपाउंडर से कराया जाता था। ठीक है, स्टेशन के मुलाजिम जो थे, इससे मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्होर के ही रहने वाले हैं। जो वो कंपाउंडर है वो भी उधर का ही, आपके साइड का ही रहने वाला है। इनसे कहा, लोगों को थोड़ी सी तसल्ली हुई। तस्कीन मतलब होता है तसल्ली हुई। दारोगा जी ने शफाखाने की तरफ दौड़े, कंपाउंडर से सारी कैफियत बयान की और कहा कि आप ज़रा चलकर उन्हें देख लीजिए। उनका नाम था चोखेलाल। रुखाई से बोले, सुबह वक्त बाहर जाने का वो हुक्म नहीं है। प्यारे बच्चों, जैसे ही शफाने पर पहुँचे तो कंप्यूटर से जो थी वो सारी कैफियत बयान की और कहा कि आप ज़रा चलकर उन्हें थोड़ा देख लें। उनका नाम था चोखेलाल। ये जो कंपाउंडर था इसका नाम चोखेलाल था। इन्होंने बड़े रूखे हुए अंदाज से बोले कि हमें सुबह के वक्त जो है वो कहीं बाहर किसी मरीज़ को देखने के लिए इजाज़त नहीं है। दारोगा जी, तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं? तो दारोगा जी से कहते हैं वापस कि मुंशी जी को हम यहीं ले आएँ। तो वो चोखेलाल कहते हैं आपका जी चाहे लाइए, अगर आपका जी चाह रहा है तो ये आप ला सकते हैं, नो इशू, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर साहब ने दौड़ धूप करके एक डोली का बंदोबस्त किया, एक गाड़ी या जिसके हम कहेंगे जिस पे लाद के उनको ले जाया सकता है, एक गाड़ी के थोड़ी बहुत वो ट्रैप का इंतज़ाम किया जिसमें उनको बिठा कर ले जाया जा सके। मुंशी जी को लाद कर इसके ऊपर बिठा कर शफाखाने लाए। जो ही बरामदे में कदम रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, डोली नीचे रखो। कहा कि ये डोली को नीचे ही रखो, ऊपर मत लाना। हैज़े के मरीज़ को ऊपर लाने का हुक्म नहीं है और हैज़े का जो मरीज़ होता है उसको ऊपर लाने का बिल्कुल भी हुक्म नहीं है। बेजनात बेहोश तो थे नहीं, ये देहे तो नहीं थे, थोड़ी बहुत तो थी जान इनमें। आवाज़ सुनी और पहचाना, अरे ये तो चोखेलाल हैं। और कहा कि हाँ भाई ये तो चोखेलाल है। क्यों भाई मुझे पहचानते हो? और साथ में कहते हैं क्यों भाई मुझे पहचानते हो? चोखेलाल, जी हाँ खूब पहचानता हूँ। हाँ जी मैं खूब पहचानता हूँ। बेजनात, पहचान कर भी इतनी बेमुरवती, मेरी जान निकल रही है, देखिए तो मुझे क्या हो गया है। चोखेलाल, देख लूँगा, मेरा काम ही क्या, फ़ीस निकालिए। तो बेजनात कहते हैं कि हाँ कौन सी बड़ी बात है, मेरा तो काम ही है मरीज़ को देखना, आप पहले फ़ीस निकलो। दारोगा जी गुस्से से बोले, शिफाखाने में कैसी फ़ीस जनाब मन, शिफाखाने में कौन सी फ़ीस होती है? चोखेलाल, वैसी ही जैसे इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब मन। ठीक है, वापस क्या कहा कि वैसी ही फ़ीस जैसी मुंशी जी ने मुझसे ली थी। दारोगा जी आप क्या फरमाते हैं, ये गरीब यहाँ क्या करने आए? तो कहा कि आप क्या फरमा रहे हैं? दारोगा जी बोलते हैं ठीक है, ये गरीब यहाँ कैसे आ सकता है? ठीक है चोखेलाल जी आप नहीं समझे, मेरा वतन बिलोर है, ठीक है, मेरा वतन जो है ये बिलोर है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, ये भी कहता है तच्छ में ज़मीन वगैरह छोड़ी मेरी ज़मीन है, उसका लगान दाखिल करने, लगान होता है ज़मीन का एक रेंट देना पड़ता है हमको गवर्नमेंट की तरफ, जिसको हम वो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम टैक्स होता है। अब मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें JNK में भी देना पड़े क्योंकि यूनियन टेरेटरी बनने के बाद शायद यहाँ पर भी इस तरह के टैक्सेस अवेलेबल हों। तो ये कहने लगा चोखेलाल कि जब भी मैं तहसील में जाता हूँ तो क्या होता है, तो मुंशी जी डांट डपट कर मतलब गुस्सा करने के बाद अपना हक जो है वो वसूल लेते हैं। तो जनाब कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, आज तब आपकी बारी थी, आज मेरी बारी है, इस वक्त मेरी बारी है, मेरी फ़ीस के 10 रुपये निकालिए वरना अपनी राह लीजिए। तो मैं 10 रुपये करीब पहुँच अपनी नीरो घर जहाँ जाना है। दरोगा जी ने मुंशाइन से रुपये मांगे, तब उसे अपने बुक्स की याद आई, छाती पीट ली, रुपये उसी में रखे थे, ठीक है, छाती पीट ली, रुपए उसी में रखे थे। दरोगा जी वाजबी खर्च लेकर चले थे, ठीक है। अब देखो, तब उस बॉक्स की याद आई जिसमें पैसे रखे थे और छाती पीट ली, रुपए जो थे वो उसी में रह गए थे। दारोगा जी भी वाजबी खर्च लेकर चले थे, मतलब बहुत कम, जायज़ जो खर्च होता है वही था। किस तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल की नज़र किए, मतलब बड़ी मुश्किल से चोखेलाल को 10 रुपये दिए। उन्होंने दवा दी, दिन भर का अफाका, दिन भर कुछ भी अफाका ना हुआ, दिन भर इनकी तकलीफ़ में कोई भी जो है फ़र्क नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, तकलीफ़ लगातार रही। मगर रात को कुछ तबीयत संभली, दूसरे दिन फिर दवा की ज़रूरत हुई। दारोगा जी ने बहुत मेहनत की लेकिन चोखेलाल ने एक ना सुनी। दारोगा जी ने मतलब बड़ी मेहनत की कि आप दवाई दे दो, ये सारी चीज़ें। आखिर
मनशाइन का एक जेवर जो 24 रुपये से कम न था बाज़ार में बेचा गया। तब चोखेलाल ने दवा दी, शाम तक मुंशी जी चंगे हो गए। ठीक है बच्चों। और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहले मिन्नत समाजी थी कि आप दवाई दे दें, कुछ करें इधर उधर, तो लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी और शाम तक मुंशी जी को मुख्तसर उनका एक वो जेवर बेचना पड़ा मनशाइन का, और उसके 24 रुपये कीमत आई, और शाम तक जो थे मुंशी जी को फिर उसको पैसे वैसे अदा किए गए, दवाई दी, और शाम तक मुंशी जी थे वो चंगे हो गए। ठीक है। अयोध्या में पहुंचकर ये लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। पंडों के यहाँ मुतलक जगह ना थी। अब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि ऐसी जगहों पे रिलीजियस प्लेस पे हमेशा भीड़ रहती ही है, तो यहाँ उनको जगह ना मिली। ठीक है। जो उनकी वहाँ इंतज़ाम होता होगा वहाँ उनको जगह नहीं मिलती है। सारी बस्ती में घूमे, पूरी बस्ती जो वहाँ अवेलेबल थी पूरी बस्ती में कहीं जगह ना मिली। आखिर ये सलाह ठहरी कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए। आखिर ये सलाह मशवरा किया कि किसी दरख्त के नीचे बैठ जाएं, लेकिन दरख्तों के नीचे भी जहाँ जाते थे यात्री लोग मिलने पड़ते थे, और जहाँ दरख्तों के नीचे जाते वहाँ हर जगह यात्री मिलते। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तरा वगैरह लगाया। ठीक है। खुले मैदान में उनको बिस्तर लगाना था, इसके सिवा और कोई तदबीर भी ना थी। यमवरे इस वास्ते कहन और कोई और ऑप्शन नहीं था। पूरे खुले मैदान में उन्होंने क्या कर दिया, एक स्पेस डाल दी और उसी के ऊपर देख ली, और उसके ऊपर बिस्तरा वगैरह जो था अपना डला दिया। लेकिन लेटे भी ना पाए थे। अभी इन्होंने पूरा लेटा भी नहीं था कि बादल ऊपर से गिर आए। मूसलाधार होता है जैसे मौसमी बारिश, मतलब ज़बरदस्त दबा के बारिश होने लगी। बिजली वगैरह जो है वो बहुत कूदने लगी, बजने लगी। गरज सुनकर लड़के जो थे, छोटे बच्चे जो थे, वो चीखने लगे। औरतों का कलेजा जो था वो कांपने लगा। औरतें भी डर गई। किसी जाए पनाह की तलाश हुई। अब मतलब ऐसी जगह की तलाश हुई जहाँ अपने आप को बचाया जा सके। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखते थे। मतलब तीनों आदमी, पंडित जी, मुंशी जी, दरोगा जी ने इधर उधर देखा। तारीकी में कुछ न सूझता था। तारीकी में अब कोई चीज़ उनको, इस अंधेरे में कोई चीज़ न दिखाई दी। पछता रहे थे कि नाहक आए थे, न जाने क्या होने वाला है। अब पछता रहे थे कि क्यों आए थे यहाँ, पता नहीं अब क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों। दफतन इसी दौरान एक आदमी लालटेन लिए नदी की तरफ नज़र आता है, नज़र आता है, उनकी तरफ आते हुए नज़र आता है। वो करीब पहुंचा। पंडित जी उसके पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं मुसाफिरों के ठहरने की जगह न मिलेगी? उस आदमी से पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कोई मुसाफिर जो है उनके साथ उनके ठहरने की जो जगह है वो ना मिलेगी? वो आदमी रुक गया। वो आदमी थोड़ा बहुत रुक गया, गौर से पंडित जी की तरफ देख कर बोला, आप पंडित चंद्रदत्त तो नहीं हैं? ठीक है। और वो आदमी जो था, जैसे उन्होंने सवाल किया तो उसने वो रुक गया और गौर से पंडित जी को देखने लगा, और देखकर बोला कि आप पंडित चंद्रदत्त तो नहीं? पंडित जी खुश होकर बोले, जी हाँ, मगर आप मुझे क्यों कर पहचानते हो? मतलब आप मुझे किस तरह से पहचानते हो? ठीक है बच्चों। उस आदमी ने अदब से मुंशी जी के पैरों पर सर झुकाया और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है। मेरे वालिद कुछ दिनों बिलोर में डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों में आपकी खिदमत में था। तो कहा कि मेरे जो वालिद थे कुछ दिनों बिलोर में डाक में जो थे वो मुंशी थे, डाक मास्टर जिसे हम कहेंगे। ठीक है। तो उन्हीं दिनों में मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। ठीक है बच्चों। तो थोड़ी बहुत जान पहचान जो है मिल गई। ठीक है बच्चों, शाबाश। पंडित जी को भी फ़ौरन याद आ गई। बोले, ओहो, तुम कृपा शंकर हो। उस वक्त तो तुम दुबले पतले लड़के थे। यहाँ दुबले पतले लड़के थे, ये वाला लफ्ज़ है। शाबाश। कोई 8-9 साल के होंगे, तब तुम 8 साल 9 साल के होंगे। आज तुम बड़े हो गए हो। ठीक है। अब कृपा शंकर ने क्या जवाब दिया? जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर अंग्रेज़ी पढ़ी। अब यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूँ। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में वो कहीं पे नौकर था। नौकर यहाँ से मुराद नहीं होता है कि वो मतलब काम कर रहा था। कहीं आप अच्छी तरह हैं, कहिए तो आप अच्छी तरह हैं, मतलब बहुत अच्छे से हैं। बड़ी खुशनसीबी है, आपके दर्शन हो गए। क्या आपके बाल बच्चे साथ हैं? क्या आपके जो बाल बच्चे हैं वो भी साथ हैं? पंडित जी, नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, लेकिन मेरे साथ दारोगा जी और सियाह नवीस साहब बाल बच्चों के साथ हैं। कृपा शंकर, कुल कितने आदमी होंगे? अब इसने सारी कहानी बयान की कि मेरे साथ कितने आदमी हैं। पंडित जी, 10 आदमी हैं। अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो गुजर कर लेंगे। मतलब कहा कि अब थोड़ी बहुत जगह नजर लगी तो मतलब हम गुजारा कर लेंगे। कृपा शंकर, नहीं जनाब, बहुत सी जगह लीजिए। मेरा बड़ा मकान जो है खाली पड़ा है। बड़ा सा मकान इसके पास था और ये तो खाली पड़ा हुआ था। ठीक है। चलिए आराम से रहिए। कहा, कोई नहीं, आप आराम से रहिए। ये तो मेरी आयन खुशनसीबी है कि आपकी खिदमत करने का मौका मिला, और ये भी तो था कि उस्ताद का जो हक़ था वो भी अदा होने वाला था। तो इसलिए इसने कहा कि ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप लोगों को मेरे को मिला। छतरियाँ तो काफ़ी हैं ना, चलिए मेरे साथ। कहा कि छतरियाँ तो काफ़ी हैं ना, चलिए मेरे साथ। लोग पानी में लथपथ छतरियाँ लगाए, बिस्तर सरों पर उठाए चले। अब लोग जो थे बड़ी मुश्किल से छतरियाँ लगाए हुए, बिस्तर सरों पर रखा हुआ, ज़रूरत का सामान जो है सर पे उठाया हुआ। कृपा शंकर के मकान करीब ही था, वो कहीं नज़दीक में था, वसी था, साफ़ सुथरा,
उसने जाते ही आग जलवा दी, उसने जाते ही आग जलवाई, पलंग बिछवा दिए, लोग आराम से बैठे, घर में पूरियां पकने लगी, अब पूरे घर में पूरियां तैयार होने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे हुए चाकरों की तरह पंडित जी के ज़रिए ज़रा से इशारे पर दौड़ता था। और ये जो थे वो पंडित जी के ज़रा से इशारे पर मतलब इधर उधर जो भी चीज़ें थी, पलंग बिछाए गए, उनके लिए जगह बनाई गई, आग जलाई गई, उनके लिए सारा इंतज़ाम जो था वो पॉसिबल वो करवाया गया। लोग आराम से बैठे, घर में जो है पूरियाँ वगैरह उनके खाने पीने का तैयारी जो थी वो होने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे हुए चाकरों की तरह पंडित जी के ज़रा से इशारे पर दौड़ता था। 1 घंटे में खाना तैयार होगा। खा पी कर लोग लेटे खुदा का शुक्र कर रहे थे कि कृपाशंकर मिल गया, वरना आज जान बचनी मुश्किल थी। और सब लोग तो नींद में गाफिल हो गए, मगर पंडित चंद्रधर को नींद ना आई। उस सफ़र के वाक़ात का एक नक्शा उनके सामने खिंचा हुआ था। अब लेकिन जब सब लोग खाना पीने के बाद सो जाते हैं, पंडित जी को बिल्कुल नींद नहीं आती है, क्योंकि वो सफ़र की जो सारी कैफियत है उनके जहन में दौड़ रही थी, और उनको उसका एक नक्शा उनके सामने आ रहा था, और क़ुव्वत इम्तियाज़ उनका मवाजना ही कर रही थी। और ये जो अपने मतलब क़ुव्वत, अपनी जो ताकत थी, इसका वो मवाजना कर रहे थे। फिर गाड़ी की रगड़ जगड़, शफ़ाहाने की नोच खसूट के मुकाबले में कृपाशंकर की शराफत और मेहमान नवाजी का दिल पर ख़ास असर हो रहा था। ठीक है बच्चों, वो आज इस अपने पेशे की अज़मत को समझे, आज उसकी अहमियत के कायल हुए। ये सारी जो मेहमान नवाजी कृपाशंकर ने की और जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने पंडित चंद्रदी और उनके साथियों, उनके हमसायों के साथ किया, वो उनके जहन में था और इस पर उनके दिल पर एक गहरा असर हो रहा था। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात की तकलीफ़ न हुई। कृपाशंकर ने खातिर मदारत में कोई बात उठाना रखी। इनकी खिदमतगारी में कृपाशंकर ने जो पॉसिबल ऑप्शन हो सका वो ढूंढ कर निकाला, उनकी अच्छे से खिदमत की। तीसरे दिन ये लोग चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसके आंखों में आंसू भर आए। पंडित जी के कदम छुए और कहा, कभी कभी मुझे याद किया कीजिए। और बड़ी प्यार से, मोहब्बत से अपने उस्ताद के कदम छुए और कहा कि कभी कभी मुझे याद किया कीजिए। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके मिजाज में तग़य्युर हो गया था। तग़य्युर आना मुराद होता है, तग़य्युर यानी कि चेंज आना। उनके मिजाज में मुकम्मल तौर पर तब्दीली आ गई। उन्होंने फिर किसी दूसरे सेगे में जाने की कोशिश न की और ना ही अपनी तकदीर का कभी कोई शिकवा किया। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद होता है सेगे से मुराद होता है महकमा, ओसर की खेती होती है बंजर ज़मीन की खेती, अज़राह तुरमज यानी कि तरस खाकर, तंबिया होता है शरारत, ठीक है, ख़बरदारी करना, मुरबियाना अंदाज़ होता है सरपरस्ताना अंदाज़, ज़र खरीद पैसे देकर ख़रीदा हुआ, यात्रा ज़ियारत करने के लिए सफ़र तैयार होना, दुबदुबा होता है शक व शुबा, तज़ब्ज़ुब जिसे हम कहते हैं, करहत होता है सख्त, खुफिया फरोशी छुपा कर बेचने का काम, खुफिया खैकल, कवि हैकल, बारी बरकम जिस्म वाला, मुलायमत नरमी, मशियत होता है बुजुर्गी, अदावत होता है दुश्मनी, हैटा होता है कम, फतूर से मुराद होता है खलल और ख़राबी, असखाल होता है दस्त वगैरह जो है, डायरिया वगैरह जो है, ऐसी चीज़ों को। याराए ज़ब्त होता है बर्दाश्त की ताकत, तशंज ईंठन रगों का खिंचना, मिन्नत और समाजत खुशामद, सियाह नवीस हिसाब लिखने वाला, वसी जो होता है कुशादा, क़ुव्वत इम्तियाज़ जो होता है फ़र्क करने की सलाहियत, मुआज़ना ना मुकाबला, तग़य्युर होता है तब्दीली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ होता है आज का हमारा लेसन मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर हमने चाहा कि हम एक ही सेट में इस वीडियो को कंप्लीट करें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में और करेंगे हम इस लेसन के सवालात और जवाबात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।